आत्मीय बहनों और भाइयों, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मुझे शायद तय कर लिया था कि एक बार हमको इस कार्यक्रम में आना है। शायद एक दो बार आपके सामने आने के बारे में सूचना भी शायद चल पड़ी थी, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन वो मेरा आने जाने का दिन नहीं हो रहा था, इसलिए आगे पीछे आज आपके सामने मिलने का योग उसके कारण आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रकार की विचार की श्रृंखला अपने आप में रखने का प्रयत्न किया है। विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, विचार का मंथन होना चाहिए। विचार के इस प्रक्रिया को अपने देश ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। शोध और बोध, ये दो शब्द हमारे देश में कायम चले हैं। हमारी भूमि ऐसी रही है। इस भूमि को समझने के लिए हमारे शायद दृष्टि में अभी वो आ रहा है। मैं पूर्व के लोगों ने इसको बहुत प्रैक्टिकली समझने का प्रयत्न किया है। जब कोई भी व्यक्ति अपने देश के बारे में समझने का प्रयत्न करता है, वो विदेश का प्रवासी हो, विदेश का अध्ययन करने वाला हो, अपने देश के बारे में लिखने वाले अपने देश के लोग हो, उन्होंने कुछ चीजें हमारे सामने हमारे देश के बारे में पक्की मन में रखकर एक देने का प्रयत्न किया है। तो कुछ प्रमुख लेखक उसके बारे में करते हैं। भारत के बारे में तीन बातें सामने आती है। एक, भारत का विचार अध्यात्म का विचार है। हमारे देश में जो भी चिंतन हुआ है, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, विदेश नीति के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हमने अध्यात्म को हमारा केंद्र बिंदु माना है। भारत का विकास इस दृष्टि से दिखाई देता है। सबका कोर विषय अध्यात्म है और उसको हमने लंबे दीर्घ काल के प्रवास में उसको विकसित भी किया है। केवल देखा समझा छोड़ दिया ऐसे नहीं, हमने उसको विकसित करते गए हैं। इसके अनेक प्रयोग हमको समाज में पहले मिले, आज भी मिलते हैं, आने वाले दिनों में मिलता है। हमारा विचार अध्यात्म का विचार है। दूसरी चीज हमारे सामने कौन सी आती है? जैसे एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है, वैसे देश की भी पर्सनैलिटी होती है, देश का भी व्यक्तित्व होता है। तो यहाँ का व्यक्तित्व यहाँ के मूल समाज के कारण वो दिखाई दिया। सभ्यता, संस्कृति, दूसरे को समझने की दृष्टि, प्रकृति की तरफ देखने की दृष्टि, उसके कारण तो उसको लोगों ने, पूर्व के लोगों ने, प्रवासी लोगों ने हमारे देश को नाम दिया हिंदू। और इसलिए हमारी व्यक्तित्व में एक चीज जुड़ गई है, हमारी व्यक्तित्व ये हिंदू व्यक्तित्व बन गया है। भारत यानी हिंदू का बड़ा देश। यहाँ उद्भव हुए सभी धर्म, मत, पंथ उसमें आते हैं। हिंदू नाम की कोई चीज नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है, एक मिलकर विचार करने की, अपने अपने स्थान पर विचार करने की पद्धति है। तीसरी बात जो प्रमुख आती है वो है राष्ट्रीयत्व के बारे में। तो हमारे देश का राष्ट्रीयत्व का जो विचार होता है, तब लोग कहते हैं ये हिंदुत्व है। हिंदुत्व ही हमारे देश की राष्ट्रीयता है, जो इस भूमि से जुड़ा हुआ है, यहाँ के इतिहास को अपना मानती है, यहाँ के पुरखों को अपना मानती है, सुख दुख अपना मानती है, जय पराजय अपना मानती है। तो ऐसी भूमि के साथ जिनका जुड़ा होता है वो यहाँ का समाज है और वही राष्ट्र की एक संकल्पना लेकर चलता है। तो ये तीन चीजें लगभग दुनिया के आने वाले लोगों ने हमारे साथ बताने की चेष्टा की है। भारत का विचार अध्यात्म का विचार है, भारत का व्यक्तित्व हिंदुत्व है, भारत की राष्ट्रीयता हिंदुत्व। अब ये एक शायद मैं कह रहा हूं इसलिए आप मानेंगे ऐसा तो मैं मानता हूं, लेकिन दूसरे देशों के उदाहरण देने पड़ते हैं ताकि उनकी दृष्टि हमको समझ में आ जाए। 3री शताब्दी में मेगाथेनिस हमारे देश में आया था। ग्रीक का रहने वाला है, भारत में लगभग 11-12 सालों भारत में भ्रमण करता रहा।
उसने इंडिका नाम की किताब निकाली है। उस इंडिका नाम की किताब में उसने प्रामुख्यता से बताने की चेष्टा की है, जब मैं भारत में घुमा तो मेरे ऑब्जर्वेशन क्या है। बाकी प्रवास वर्णन तो बहुत बड़ा है, जगह जगह का उसने एक प्रकार से वहाँ के व्यवहार, वहाँ की विशेषता, वहाँ की मूल्य, अमुक सब बताने की चेष्टा की है। लेकिन एक कंक्लूजन उसके लिखते समय उसने 3-4 बातें प्रमुखता से बताने की चेष्टा की। पहली बात, वो कहता है कि इतना बड़ा विशालकाय देश है, देखो छोटे छोटे देश से आया हुआ है। हमारा देश उस समय बहुत बड़ा है, 3री शताब्दी में हमारा देश एक प्रकार से विशालकाय देश मानता है वो कहता है कि इतने बड़े देश में जियो कल्चरल कॉन्शियस जो है वो बड़ा अधिक दिखाई देता है सामान्य व्यक्ति में। दक्षिण के लोगों को उत्तर में क्या है मालूम है, तीर्थ क्षेत्र क्या है, नदी क्या है, पर्वत कहाँ है, किस प्रकार का व्यक्ति कहाँ रहता है। ये आदान प्रदान, जियो कल्चरल कॉन्शियस, भू सांस्कृतिक ज्ञान, ये सब समाज में समान दिखता है, अधिक दिखता है। ये उसका पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरी बात उसने कही है, वो कहता है कि यहाँ पर प्रोफेशन बेस्ड सोसाइटी है, व्यवसाय आधारित समाज की रचना यहाँ पर विकसित हुई है, जो अपने आप में कुशलता देती है, रोजगार देती है। विकेंद्रित व्यवस्था का एक नया क्रम यहाँ पर विकसित होता हुआ दिखता है। हमको पता है कि हमारा भारतवर्ष का आर्थिक इतिहास जो है वो बड़ा बड़ा विशेष है। शायद हम जब कभी दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखने के बारे में कोई भी लिखता है तो उसको भारत के बारे में ज्यादा लिखना पड़ता है। 1400-1500 साल तक हमारा एक लंबा कालावधि ये दुनिया के जीडीपी में 30-32% तक गया है। इसका अर्थ हमारे यहाँ उस प्रकार की समाज रचना है, उस प्रकार के विषय रुचि खड़े करने वाला वर्ग है, हमारी डिसेंट्रलाइज व्यवस्था है, विकेंद्रित व्यवस्था है। दुनिया को टेस्ट बदलती रहती है, दुनिया को एक ही चीज सालों साल नहीं चलती। वहां तो आज जैसा उस समय भी बदल चलता होगा, तो हमारे यहाँ उस प्रकार के R&D दिखाई देते होंगे। हम दुनिया में चीजें पहुंचा रहे, इसका अर्थ हमारा लॉजिस्टिक उस प्रकार के रहा होगा, जहां से पहुंचा, ये स्वाभाविक चीजें दिखती है। वो कहते हैं कि यहाँ पर प्रोफेशन बेस्ड सोसाइटी है, जो अपने आप में कुशलता देती है, रोजगार देती है, विकेंद्रितता दे रही है, ऐसा दिखाई देती है, और इसका एक बड़ा परिणाम वो अनुभव करके जा रहे हैं। तीसरी चीज उसने कही, वो आज की परिस्थिति में आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ। वो कहता है कि मैं यहाँ घूमते समय मुझे अनेक जगह किंगडम दिखाई दिए, लेकिन क्विंडम भी काफी बड़ी मात्रा में। आज जो समाज में जेंडर इक्वालिटी की बात चलती है, 3री शताब्दी में मेगाथेनिस हमारे देश में अनुभव करके गया। यहाँ पर रानियां भी राज्य करती है। मुझे लगता है ये एक प्रकार से समझने की बात है, जो मेगाथेनिस 3री शताब्दी में भारत के बारे में समझने की अनुभव लेकर आगे बढ़ता है, वो दिखाई देता है। दूसरी बात, मैक्स मुलर, हमको मालूम है अभी 150 साल पहले, 250 साल पहले अपने देश में उसने विशेष अध्ययन किया है। उसके काफी बड़े ग्रंथ है, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। उसमें भी उन्होंने यही एक प्रकार से मेगाथेनिस के अनुभव के आधार पर ही बताया, ऐसा नहीं, उसके स्वयं के अनुभव है। वो कहता है कि भारत एक प्रकार से प्रचुर मिनरल्स वाला देश है, और उसके साथ साथ यहाँ प्रतिभा भी बड़ी मात्रा में दिखाई देती है। यहाँ बुद्धि बहुत बड़ी मात्रा में, प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है इस देश में। दूसरा अनुभव बताता है कि गत 1000-2000 साल में मानवता के सामने अनेक प्रकार के कठिन प्रसंग आए, आपत्ति आई, नैसर्गिक आपत्ति आई, मानवीय आपत्ति आई। ऐसे समय में यहाँ के समाज ने जो समाधान देने का प्रयत्न किया है वो बड़ा विशेष है। समाधान की दृष्टि से भारतीय समाधान ये उच्च क्रमांक का मानता है। सारे दुनिया में आते रहे, चक्र आते रहते हैं। हम कहते हैं ना, 120 साल पहले एक चक्र घूमते रहता है, पहले प्लेग आया, फिर स्मॉल पॉक्स आया होगा, कुछ ना कुछ चलते हैं। अभी जैसे कोरोना अनुभव किया, ऐसे आते ही रहते। तीसरी चीज जो अनुभव करता है वो बताता है कि सारी दुनिया बाहर का विचार करती है। भारत एकमात्र देश मुझे दिखाई दिया जो अंदर के विकास का ज्यादा महत्व देती हुई दिखाई देती है। मुझे लगता है ये एक मूल विचार है जो हमारे देश की एक विशेषता को हमारे साथ में जोड़ने का प्रयत्न करता है, और इसी दृष्टि को लेकर हमने अपने देश का विकास किया है, समाज व्यवस्था का विकास किया है। इसी दृष्टि को लेकर हमने बाहर गए, कभी हमने दूसरे पर आक्रमण करने के लिए नहीं गए। हमारा एक सिद्धांत बना कि हमको दूसरे दुनिया को दिखाना है, बताना है, समझना है। आनो भद्रा तो विश्वता,
बाद में हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, बाद में हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम। एक एक चीज हमारी बढ़ती गई। चलो दुनिया के अच्छे विचारों को लेकर आएंगे, हमने ना नहीं कहा, अच्छा जहां है वो हम लेकर आएंगे, समझेंगे। हम ये नहीं मान रहे कि केवल परम सत्य खोज का हमारे अपना अधिकार है, दुनिया में भी वो होगा, उसको हम समझ नहीं जाएंगे। इसलिए हम जहां भी गए तो हमारा एक दृष्टि वहां पर विकसित रही, यही रही, उनको समझना है, उनको अच्छा समझने की चेष्टा करना है, वहां अच्छा ही उत्तर लेने का प्रयत्न करना है, बिना संघर्ष के रहे। कहीं भी हमने संघर्ष नहीं किया, कहीं भी किसी का अस्तित्व समाप्त नहीं किया, कभी हमने किसी पर राज्य करने का स्वप्न भी नहीं निर्माण किया। उल्टा हमने वहां पर एक प्रकार से समन्वय स्थापित किया, संतुलित व्यवहार दिखाया, सबको जोड़कर रखने की हमारी कृति वहां पर दिखाई दी। उसका परिणाम दुनिया ने देखा है। हमको जब कभी हम भारतवर्ष के संस्कृति का विश्व में संचार के विषयों पर जानने का प्रयत्न करते, तब हमको पता चलता है कि हमारी विश्व में संस्कृति की जो दिशा थी वो कितनी व्यापक थी, कितनी उन्नत थी, लोगों को जोड़ने वाली थी। उसके कारण समझने चाहिए कि हम सह अस्तित्ववादी थे, समन्वयवादी थे, जोड़कर रखने वाले थे, प्रकृति के सुसंगत थे। कहीं हमने किसी विषय पर संघर्ष का नया मुद्दा लेकर सामने नहीं गए, उसके परिणाम दिखाई देता है कि हमको दुनिया हमारे साथ उस विषय को लेकर हमारे साथ में खड़ी हुई, दुनिया ने हमको स्वागत किया। इसके अनेक अवशेष आज दुनिया में आज भी मिलते हैं और उनको बड़ा गर्व है कि भारत के द्वारा ही हमको ये मिला है। और भारत के जो लोग बाहर में गए उन्होंने उस प्रकार का व्यवहार उनके साथ में रखा है। मैं एक छोटी सी घटना प्रसंग कह सकते हैं, मैं अनुभव भी किया हूं और उसके बारे में आप लोग पढ़ने का प्रयत्न भी कर सकते हैं। होपी नाम की एक जनजाति है, आप लोग पढ़ते होंगे कभी कभी, एक प्रिमिटिव ट्राइब्स में मानी जाती है, बहुत छोटी जाति है, होपी नाम की। मुंबई में एक कार्यक्रम में वो आए थे, वर्ल्ड एल्डर्स कॉन्फ्रेंस नाम का कार्यक्रम होता है उसमें। इस कार्यक्रम में जो प्री इस्लाम, प्री क्रिश्चियन ऐसे थीम चलाने वाले अलग अलग एनजीओ संस्था को एकत्रित करने का काम होता है, उसमें ये जनजाति के लोग आए थे। वहां पर अपनी रिचुअल्स, अपने कस्टम्स, अपने थोड़े सोसाइटी के बेस, अलग अलग बिलीफ्स के प्रकार क्या है, ये बताने का, दिखाने का प्रयत्न होता है। जब होपी जनजाति का कार्यकर्ता वहां पर आया तो उसने सब ऑडियंस को आग्रह किया कि आप मेरे साथ मेरी प्रार्थना दोहराइए। अब लोगों को लगा ये क्या बोलेगा, मंच पर आकर वो कह रहा है तो मन नहीं पड़ता, तो उसने इस प्रकार से हाथ रखा, एक के हाथ के ऊपर एक, सिंपल, और उसने 3 शब्द कहे, शी हाजो, शाह हाजो, शी हाजो। 3 बार इसी को रिपीट किया, तो मेरे समाज की प्रार्थना हो गई, ऐसा उसने बताया। तो ऑडियंस ने पूछा भाई ये क्या चीज है, तो उसने कहा हमारे समाज की प्रार्थना, देयर इज ए ब्यूटी इन मी, देयर इज ए ब्यूटी विथ मी, आई रेडिएट ओनली ब्यूटी। मेरे साथ सुंदरता है, मेरे अंदर सुंदरता है और मैं सुंदरता को ही आगे बढ़ाने की चेष्टा करता हूं। देखो एक छोटी सी जनजाति का भी एक दृष्टि कितना विकसित है बाहर के, कितना कितना उदारता उन्होंने अपने समाज में विकसित की होगी। संघर्ष में वो छोटी होगी अलग बात है, वो तो दूसरे के आक्रमण के कारण, लेकिन वो समाज में उन्होंने अपना अस्तित्व रखते समय, स्व का भाव रखते समय किस प्रकार से रखा होगा हम समझने की चेष्टा कर सकते। तो ध्यान में आता है कि हमारा जहां पर भी जाना हुआ वो बिना दिक्कत सबके साथ, सहजता के साथ हमने वहां के समाज के साथ घुल मिल कर रहने का प्रयत्न किया। ये हमारे प्रवास की विशेषता हमारे साथ चली। इसलिए हमको हम जानते हैं कि हमारे देश के बारे में लोग कहते हैं कि ये सोने की चिड़िया है, यहाँ स्वर्ण भूमि मान गई है। सच में इस प्रकार का लंबा कालावधि हमारा, लेकिन हमको पता है व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार से उत्थान पतन होता है तो राष्ट्र के जीवन में भी उत्थान पतन होते हैं। उस प्रकार से हमारे देश में हमारे ही कुछ दोष खड़े हो गए, दुर्गुण खड़े हो गए, उसकी कुरीतियां बनती गई, कुप्रथाएं उसमें से चली। एक समाज जो विचार से इतना प्रगल्भ था, सब में आत्म तत्व देखने वाला था, उसने अपने समाज के वर्गों को अस्पृश्य मानना शुरू कर दिया, ऊंच नीचता का भेद आ गया और उसका लाभ लेकर हमारे देश में आक्रमण की एक लंबी लाइन चली। मुगलों के समाज से लेकर ग्रीक, हूण, शक, अलग अलग प्रकार के नाम हमको मालूम है, यवन, मुसलमान,
बाद में डच, पोर्तुगीज और बाद में अंग्रेज तक एक लंबी लाइन हमारे देश में उसके आघातों के साथ हमारा जीवन चलता रहा। अब इसमें ध्यान में आता है कि जिस प्रकार के आक्रमण थे उस प्रकार के उस समय उत्तर देने के भी हमारे प्रयत्न थे। आक्रमण करने वाले का तो उद्देश्य पक्का था। आक्रमण करने वाले यहां पर राज्य प्रस्थापित करना चाहते थे, यहां के सोना चांदी को लूट कर ले जाना का उनका मूल उद्देश्य था। उस समय इतना ही था। बहुत व्यापार करना वगैरह ये मुगलों के दिमाग में कभी नहीं आया, ध्यान में रखना। मुगलों ने उस प्रकार का सोचा भी नहीं। वो लूट करना चाहते थे, उपभोग करना चाहते थे, यहां तक उनका दिखाई देता है। लेकिन उस समय हमारे देश में हमको पता चलता है कि हमारे देश में एक लंबी श्रृंखला इसी प्रकार की है जिन्होंने मुगलों के इस प्रकार के व्यवहार को एक प्रकार से विरोध करने का प्रयत्न किया है। और करते समय उनका उद्देश्य मुझे राजा बनना है नहीं है, मुझे सत्ता चलाना ऐसा नहीं है, मेरे धर्म बचना चाहिए। ये जो अधर्म का आक्रमण हो रहा है ये अधार्मिक है, ये मूल्य तोड़ने वाला है, हमारे समाज के बीच में एक प्रकार से न्यूनता खड़ी करने वाला है। हम लोग कहते हैं ना, आक्रमण के कारण, मुसलमानों के आक्रमण के कारण, अंग्रेजों के आक्रमण के कारण हमारे समाज में कुछ कमियां निर्माण हुई। एक तो कौन सा हो गया, तो हमको इंफेरिटी आ गई। हमको लगता है कि हम बहुत आक्रमण के कालावधि के कारण निर्माण हुआ है तो दोष है, हम इंफीरियर अपने आप को मानने लगे। इनकॉम्पिटेंस आ गया। हमको लगता है कि अरे हम स्पर्धा में नहीं है। इल विल आ गए, इग्नोरेंस अपने प्रति अपना बढ़ गया। ये कभी हम दुनिया में इतने बड़े राज्य चलाने वाले थे, इतने दुनिया के साथ आदान प्रदान करने वाले थे, आर्थिक साम्राज्य की इतना बड़ा एक लंबा प्रयास करने वाला हमारा समाज था, ये हम भूल गए। और हम अपने आप को संकुचित हो गए, आत्म केंद्रित हो गए, असंगठित हो गए, दुनिया में हमारा कोई योगदान नहीं है, इस प्रकार से मानने वाले बन गए। तो ये एक लंबी श्रृंखला हमको दिखाई देती है। तो ऐसे समय में हमारे समाज में लड़ाई के अलग अलग प्रयत्न दिखाई देते हैं। वो राणा प्रताप है, शिवाजी महाराज है, हरिहर बुक्क है, बाद में राणा छत्रसाल है, लाचित बड़फुकन है। महिलाओं का भी आंदोलन हमको दिखाई देता है। अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में जाएंगे तो महिलाओं का भी जगह जगह पर एक प्रकार से प्रयास दिखाई देता है। तो सबकी इच्छा ये थी कि ये जो अधर्म का आक्रमण चल पड़ा है हमारी समाज व्यवस्था को तोड़ने वाला, ये गलत है। राज्य कर सकता है लेकिन हमारे समाज के अंतर्गत नहीं, उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये भाव से लेकर वो लड़ते थे। कहीं भी उनके मन में मुझे राजा बनना है वगैरह वगैरह चीजें नहीं। बाद में अचानक अंग्रेज आ गए। हमको मालूम है कि मुसलमानों की सत्ता दुर्बल होते जा रही थी। पेशवा ने बहुत प्रयत्न भी करके उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा की, लेकिन बाद में पेशवा भी थक गए थे, वो स्पिरिट उनका कम हो गया था। तो अचानक अंग्रेज आ गए। तो अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज्य करने का नया प्रकार ढूंढा। हमको पता है कि उसके बारे में हम लोग जानते भी है। बहुत छोटा प्रदेश है, इतने बड़े देश पर राज्य करते समय अंग्रेजों को अपनी माथापच्ची तो बहुत करनी पड़ी है। शायद दुनिया में कि उससे ज्यादा भारतवर्ष में करनी पड़ी, क्योंकि यहां उनको अलग प्रकार का समाज दिखाई दे रहा है। उन्होंने उस विषय को लेकर काफी अध्ययन भी किया। उस अध्ययन को उन्होंने प्रस्तावित करने के लिए अपने समाज में अनेक प्रकार के संस्थान खोले, रिसर्च ओरिएंटेड लोगों को लाने का प्रयत्न किया। हमारे जो मैंने कहा ना, जो आत्म केंद्रित हो गए, हम संकुचित हो गए, ये विषय को उन्होंने बार बार हमारे सामने लाने का प्रयत्न किया। तो हमारे समाज को ऐसे लगने लगा, सच में ऐसा है क्या, सच में ऐसा है क्या। हम अपने आप को इनकॉम्पिटेंस, इग्नोरेंस करने वाले, स्वयं को इल विल अपने आप को मान रहे, इंफीरियरिटी, ये हमारी एक प्रकार से एक विषय की विकसित होने की स्थिति आ गई। हमारे एक अधिकारी उसको एक मजाक में कहते हैं, अंग्रेजों ने भारत के बारे में एबीसीडी बताते समय तय कर लिया था। अंग्रेज लोग भारतीय बारे में कहते थे ए फॉर एटर्ली, बी फॉर बाबू, सी फॉर चपरासी, डी फॉर दी वर्ल्ड। इसके आगे भारतीय नहीं जा सकते। बस इतनी उसकी लायकी है। हमने भी मान लिया यही हमारी लायकी, हम इसके आगे नहीं। लोग कहते हैं ना, राजकीय गुलामी दिखती है,
वो झंडा दिखता है, वो कार पर सिंबल दिखता है, लेटर पैड दिखता है, वो उसके लोगो लगा कर जाने वाले लोग दिखते हैं, राजकीय गुलामी दिखती है। लेकिन सांस्कृतिक गुलामी लाने का अंग्रेजों का प्रयत्न था, और जब सांस्कृतिक गुलामी होती है तो आत्मा गुलाम हो जाता है। संस्कृति एक प्रकार से हम अपने आप को कोसने लगते हैं। वो बड़ा चक्कर चल पड़ा था अंग्रेजों के समय हमारे यहाँ पर, इस पर बड़ा एक प्रकार से हमारा नुकसान हो गया। लाला लाजपत राय जी ने किताब में उनके लिखते समय कहा है कि डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की एक पद्धति जरूर रही होगी, लेकिन डिवाइड एंड रूल के पीछे उनके 3 प्रयत्न सिद्धांत मुख्य था: डी नेशनलाइज, डी हिंदुनाइज, डी कल्चरलाइज। ये अंग्रेजों के 3 सिद्धांतों पर उन्होंने बड़ा वर्कआउट किया। एकेडमिक उसको एक प्रकार से समर्थन दिया, और उसका परिणाम हो गया है कि हमारे देश में इस प्रकार की वृत्ति समाज में आक्रमण के कारण हम थोड़े संकुचित तो हो ही थे। हम धर्म के आधार पर चलने वाले लोग थे। अधर्म का आक्रमण करने वाले से कैसे लड़ना, इसका पूरे समाज में विचार होने जहां हुआ वहां प्रयोग टिक रहा। शिवाजी महाराज ने उसका एक विशेष उदाहरण सबके सामने अनुभव के आधार पर खड़ा किया था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध इस प्रकार की लड़ाई में जो अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी चल रही थी उसको समझने का हमको एक बार प्रयत्न करना चाहिए। हम कहते हैं ना, हमारा स्व की लड़ाई है, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई नहीं है। अंग्रेजों ने हमारे स्व पर जो आघात करने का प्रयत्न किया था उसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ी। अंग्रेजों ने हमारी धर्म व्यवस्था तोड़ने का प्रयत्न किया तो हमारे यहाँ स्वधर्म का आंदोलन चला। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था तोड़ने का प्रयत्न किया तो हमारे यहाँ स्वदेशी का आंदोलन चला। अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था तोड़ने का प्रयत्न किया तब हमारे यहाँ पर स्व शिक्षा का आंदोलन चला। अंग्रेजों ने हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी प्रशासन व्यवस्था तोड़ने का प्रयत्न किया, उसको न्यून दिखाने का प्रयत्न किया, तब हमारे यहाँ पर स्वराज्य का स्वर चला। ये जो चतुसूत्री हमको दिखाई देती है उसके पीछे भावना ये है कि हमारा अपना प्रवास है, हमारा अपना मॉडल है। अंग्रेजों के कारण उस मॉडल को हम अपने आप को दूर रखने का प्रयत्न नहीं करेंगे, हम उसको आज की परिस्थिति में भी जागरूक करेंगे। आज नहीं तो कल अंग्रेज जाने वाले। बड़ा अलग लगता है। धर्म के बारे में अंग्रेजों ने प्रयत्न नहीं किया ऐसा नहीं है, बहुत प्रयत्न किए। अभी अभी जो आजादी का अमृत महोत्सव हुआ उस समय देश भर में कुछ संगठनों ने, कुछ अच्छी संस्थाओं ने मिलकर देश भर में एक मैपिंग किया डिस्ट्रिक्ट वाइज, पर्सनैलिटी, प्लेसेस, इवेंट्स। ये स्वतंत्रता आंदोलन मतलब केवल अंग्रेजों का नहीं, उसके पहले का भी हो सकता है। केवल 150 साल के आंदोलन में हम अटक जाएंगे तो हमारे पूर्व के लोग पर अन्याय हो जाएगा, और इसलिए उसका एक प्रकार से मैपिंग किया। उसमें नए नए प्रकार के संदर्भ जोड़ने का प्रयत्न किया। कुछ चीजें हमारे काल प्रवाह में पीछे रह गई है तो उसको एक सामने लाने की चेष्टा हुई। देश भर में 184 नए किताबों का प्रकाशन हुआ है। जहां तक मैं बैठक में बैठता हूं तो मुझे मालूम है 184 नए किताबों का संग्रह हमने सामने लाया। पाइका आंदोलन हमको मालूम नहीं है, नील बागान का आंदोलन हमको मालूम नहीं है, आईएनए की संस्था, नेताजी के बाद क्या हुआ, वो 1200 सैनिकों का क्या हुआ जो अंग्रेजों ने पकड़ कर रखे थे। अब हम कभी उस विषय में जाते ही नहीं। हमको जालियांवाला बाग जरूर मालूम होना चाहिए अपने क्षेत्र का, लेकिन दूसरे कोने में क्या हुआ ये भी मालूम होना चाहिए। लोगों की लड़ाई के प्रकार कैसे थे। अभी अभी झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो छोटा नागपुर एरिया है उस बेल्ट में अध्ययन करते समय ध्यान में आ गया, उन्होंने ब्रिटिश आर्काइव से कुछ संदर्भ निकाले। तो मेजर जेरविस मेली नाम का एक व्यक्ति ने अपना आत्मकथन लिखा है। वो कहता है कि मुझे सरकार ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने कहा कि आप छोटा नागपुर एरिया में अपना शासन व्यवस्था शुरू करो। तो मैं अपने कुछ सेना लेकर एरिया में अंदर जाने लगे। जंगली एरिया है, जनजातीय लोग रहते, डाटा तो मालूम था। और डाटा मालूम होने के कारण जब मैं अब कुछ सेना लेकर सामने गया तो मुझे ध्यान में आ गया लाइन में कुछ लोग खड़े हैं, उसके पीछे दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, और लाइन के बीच में कुछ लोग ढोल ताशे बजा रहे हैं। सबके हाथ में कुछ न कुछ तलवार है, भाला है, लाठी है, शस्त्र का प्रकार है, और वो ढोल बजाते रह रहा है। वहां पर वो खड़े हैं। मैंने सबको आह्वान किया कि हमको रास्ता दो, दूर हट जाओ, हमको अंदर जाने दो, हमारा शासन व्यवस्था के नाते मुझे अंदर जाना है। तो वो तैयार नहीं है, ढोल बज रहा है तो वो मेरे तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे।
तो मैंने मन में आया तो ऑर्डर दे दी फायर। तो मेरे बाजू में जो सेना वाले लोग खड़े थे उन्होंने बंदूक की गोली चलाना शुरू कर दिया। देखते देखते 40-50 लोग पहले लाइन में जो खड़े थे मर गए। आपको आश्चर्य लगेगा, वो कहता है वो लिखा है, मुझे लगा कि कुछ लोग मरने के बाद तो सब भाग जाएंगे, कोई भागा ही नहीं, उल्टा हो गया। पहले लाइन पर दूसरे लोग आकर खड़े हो गए। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि कौन सी प्रेरणा है देश में जो अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार दिखती है। अपढ़ लोग है ना, वनांचल में रहने वाले लोग तो हम जानते कि दूर अपढ़ लोग हैं, शायद स्कूल में नहीं गए मतलब, लेकिन उनकी प्रेरणा कौन सी है कि जो अपने आप को इस प्रकार के बलिदान करने की इच्छा रखती है। वो कहता है कि दूसरे लाइन के लोग मारने के बाद मुझे आश्चर्य लगा, थोड़ी देर के बाद कहता है कि वो ढोल ताशा बंद हो गया, फिर आधा किलोमीटर के बाद जाने के बाद फिर नई लाइन फिर खड़े, फॉर्मेशन लेकर खड़े। वो कहता है कि ये कौन सी बहादुरी है हमारी, ये कौन सा पराक्रम हम कहेंगे। हमने गोलियां चलाई लेकिन उनके हाथ में तो शस्त्र ही नहीं थे। हम जीते नहीं है, हम हारे लोग हैं, हम मानसिकता से हारे हुए, हम समझ नहीं पाए उनके युद्ध के स्तर पर, हम समझ नहीं पाए। अने ये प्रकार की भावना हमारे समाज में अनुभव करने के बाद भी अंग्रेजों को कितने मशक्कत करनी पड़ेगी आप समझ सकते। इसलिए हमारे यहाँ पर स्वधर्म का आंदोलन चला। विवेकानंद, योगी अरविंद, लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती, लोकमान्य तिलक, इन्होंने अपने देश की धर्म ज्योति को जगाने का काम किया है। वो ग्रंथ के रूप में हो, मिशन के रूप में हो, जागृति के रूप में हो, दुनिया में जाकर बताने के रूप में हो। आप कल्पना कर सकते हैं अंग्रेज हमारे यहाँ पर राज कर रहे हैं और विवेकानंद अमेरिका में, इंग्लैंड में जाकर वहां आप लोग कितने खराब हुए बताने की हिम्मत करते। क्या उनका एक प्रकार से हिम्मत रही होगी, अपना स्वधर्म के प्रति उनकी निष्ठा रही होगी। महात्मा गांधी जी गोलमेज परिषद में गए तो वहां पर उन्होंने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि आप अंग्रेज शासन आने के कारण हमारे यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में पतन आया है। तो बड़ी न्यूज बनी, केवल इंग्लैंड में नहीं भारत में भी बनी। तो ढाका के वाइस चांसलर अंग्रेजी आदमी थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी को लगातार 3 दिन पेपर में प्रश्न पूछे कि महात्मा गांधी जी आप किस आधार पर कह रहे हैं, आपका कहाँ का अध्ययन है। उल्टा हमारे आने के कारण तो हमने शिक्षा व्यवस्था में ये एडिशन किया, ये किया, ये किया, ये किया, ऐसा बताने को वो अपना एक प्रकार से जस्टिफाइड कर रहा है। तो महात्मा गांधी जी ने लगातार 3 दिन हरिजन पेपर में उसके उत्तर दिए कि आप जो बता रहे हो ये पार्शियल है, मैं भी ज्ञान पढ़ता हूँ, मैं भी जानकारी रखता हूँ, मेरे पास भी ग्रंथ है, और हमारी पूर्व की व्यवस्था आज की व्यवस्था से काफी अलग थी, व्यापक थी, सबके लिए सुलभ थी, सबका उसमें सहभाग था, सब प्रकार के लोग उसमें आते थे, इतनी विकेंद्रित थी। अब बोलने से तो नहीं होता है। तो महात्मा गांधी जी के प्रमुख शिष्य प्रोफेसर धर्मपाल, इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। 8.5 साल तक वो इंग्लैंड में रहे। वहां के आर्काइव से उन्होंने अलग अलग प्रकार के मूल कागज और उसका अध्ययन करके 11 खंडों का एक प्रकार से चिंतन हमारे सामने रखा है। उसमें से एक किताब का नाम है द ब्यूटीफुल ट्री, कि हमारे यहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था थी कितनी उच्च कोटि की थी, कितने प्रकार के उसके विषय रहते थे, कितने समाज के सब लोगों को लेकर चलती थी, और ये समाज आधारित थी, सरकार आधारित नहीं थी, हमारे समाज की व्यवस्था के आधार पर चलने वाली थी। तो आंदोलन हुआ, आघात हुआ, तो उसका उत्तर देने का प्रयत्न हुआ। हमको मालूम है हमारे देश के राजनेता लोग उस समय स्वयं शिक्षा के आंदोलन के साथ स्वयं खड़े होते थे। डीएवी स्कूल उसी में से आया है। राष्ट्रीय शिक्षा के स्कूल देश भर में जो दिखते हैं उसी के कारण है। अनेक विद्यालयों का, महाविद्यालयों का प्रारंभ ये स्वतंत्रता के पूर्व काल का है। वो इसी कारण है कि हमारी स्वयं की शिक्षा का मॉडल है, वो हम चालू रखें। उनके मन में वो स्व का भाव जागरूक रखने की इच्छा थी। अंग्रेजों ने हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था तोड़ने के बहुत कुशल प्रयत्न किए। मैं तो उसको स्किलफुल करूंगा। अंग्रेज हमारे देश में राज्य करने के लिए आए तब हमारे देश का जीडीपी 17% था। जब अंग्रेज हमारे यहां से गए तो हमारा जीडीपी मात्र 3% बचा था। कितना शोषण किया होगा, कितनी व्यवस्था में उन्होंने इंटरफेरेंस किया होगा, कितनी हमारी कुशलता को रोक कर रखा होगा, आप कल्पना कर सकते। कभी अध्ययन करने लायक विषय, करना भी चाहिए। आजकल शशि थरूर जी वगैरह लिखते हैं ना, ईरा ऑफ द डार्कनेस, उनको भी इच्छा होती है कि ये लिखने की। देश के अनेक लोगों ने लिखा है।
तो पता चलता है कि नहीं, हमारे देश में इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी अंग्रेजों ने कितनी लंबी लंबी लाइन चलाकर रखी है। हमारे जहाज जाते थे, उन्होंने जहाज पर प्रतिबंध लगा दिया, साइज बदल लिया, उनके परमिशन के बगैर आप जहाज नहीं बना सकते, कंट्रोल कर लिया अपने हाथ में। सारी व्यवस्था उन्होंने अनेक प्रकार की अर्थव्यवस्था में लाने की चेष्टा की, और धीरे धीरे दिखाई देता है कि हमारे अनेक विषय उन्होंने प्रतिबंध के नाम पर, अलग अलग विषयों के नाम पर अपने हाथ में लेकर उस प्रकार के द्वारा शोषण तो जरूर किया, हमारे को एक प्रकार से पीछे ढकेल दिया अर्थव्यवस्था में। आज भारत 3% पर ही है, अभी अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। अंग्रेजों ने हमारी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था तोड़ने का प्रयत्न किया। महाराष्ट्र में एक IAS ऑफिसर है, लीना महेंदळे, बेसिकली वो डॉक्टर है, MBBS MD किया है, बाद में IAS किया है। उनका रिसर्च उन्होंने निकाला है, उनकी किताब है। मेडिकल सेक्रेटरी के नाते सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उन्होंने सर्विस दी है। उन्होंने सर्विस में अपने एक संशोधन सामने लाया है। वो कहती कि हमारे देश में, मैंने कहा ना, नैसर्गिक आपत्ति पहले भी आई है, तो हमारे यहाँ पर वैक्सीन देने की अपनी स्वयं की पद्धति थी। स्मॉल पॉक्स जब आया, जब पहले कभी डेंगू आया होगा, पहले कभी कोई अन्य साथी का रोग आया होगा, तो हमारे यहाँ पर पद्धति रहती है। गांव गांव में एक शीतला माता का मंदिर रहता है, वो वहां बैठा हुआ आदमी, वो वैद्य रहता है, उसके पास उस प्रकार की जड़ी बूटी रहती है, वो प्रसाद देता है, वो भी औषधि युक्त प्रसाद देता है। हमारे यहाँ क्रम उसका विकसित है। हमारे यहाँ वैक्सीन देने का वो भी प्रकार विकसित था, वो संशोधन निकाला। उनका कहना है कि हमारे देश में अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो गांव गांव में बैठा हुआ वैद्य आदमी था, इसको बैन कर दिया, इन्हें ये नहीं चलेगा। उनको तो एलोपैथी लानी थी। हमारे देश में 1872-73 में एलोपैथी आई है, उसके पहले हमारे देश में एलोपैथी नहीं है, ध्यान में रखना। और इसलिए उन्होंने उस प्रकार की व्यवस्था को तोड़ने का प्रयत्न किया। करें क्या, तो अपना मार्केट खोलना है, आज भी वही चलता है ना। तो उन्होंने इंग्लैंड में गाय के स्किन से कुछ लिक्विड निकालकर उसका वैक्सीन बनाया। उस वैक्सीन को बनाकर उन्होंने इंग्लैंड से भारत में भेजने का प्रयत्न किया। वो ठंड प्रदेश है, हमारा गर्मी का देश है, उष्णता का प्रदेश है, तो उस समय जहाज के अलावा तो प्रयत्न नहीं था, तो उसके कारण वैक्सीन वैसे ही खराब हो जाता था। उसकी टेम्परेचर उतना तो रखना संभव ही नहीं था, स्टोरेज कल्पना ही नहीं थी, और उसके कारण उस प्रकार के वैक्सीन देने के कारण हमारे देश में लेप्रेसी का प्रमाण ज्यादा बढ़ा। ये उनका संशोधन का विषय। IAS महिला पढ़ी हुई है, उन्होंने अच्छे से लिख कर रखा है। ये अंग्रेजों की पद्धति। कितने अमानवीय थे। हमको पता है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेज लोग अपनी स्वयं की खेती करना तो संभव नहीं था। जर्मनी ने उनको तो बेचिराग कर दिया था, बॉम्ब गिरा कर सबको तो भगा दिया था, खेती करना इस जगह ही नहीं बची थी। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल उड़ीसा का ये जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खड़गपुर, बालेश्वर और ये अड़ोस मेदिनीपुर जिला पुराना, इस क्षेत्र से उन्होंने जबरदस्ती चावल उठाया। एक बाउल है, एक प्रकार से राइस बाउल जिसको कह सकते हैं, बड़ा अच्छा चावल मिलता है वहां पर। और उस क्षेत्र से उन्होंने जबरदस्ती राइस उठाकर, चावल उठाकर अपने क्षेत्र में लेकर गए। अब उठाते समय उन्होंने आदमी की रिक्वायरमेंट उससे भी कम दिया है। एक परिवार को साधारण साल भर में 3-4 क्विंटल लगता होगा, तो उन्होंने 2 ही रखा है, बाकी सब उठाकर जबरदस्ती ले गए। ट्रांसपोर्ट में बैन कर दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं भी चावल इधर से उधर नहीं जाएगा, व्यापारी को बैन कर दिया। और उसके कारण आपको मालूम है, उस समय अंग्रेजों की इस प्रकार की व्यवस्था के कारण 14 लाख लोगों का मृत्यु हुआ है। कोई गलत बात नहीं है, आप रिसर्च पढ़े हुए हैं, पेपर इसके बारे में बहुत आगे आया है, किताब निकली चुकी है। इतना अमानवीय हमारे साथ व्यवहार किया है, लेकिन हम उसके विरुद्ध लड़े। हमने कहा नहीं, हमारा स्वराज्य है, हमारा उस प्रकार का पंचायत राज है। उस समय गांधी जी कितने जोर से बोलते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी का कितना बड़ा एक स्वर देने का प्रयत्न किया। तो अंग्रेजों की व्यवस्था, आक्रमण का प्रकार ध्यान में लेकर उस प्रकार की व्यवस्था का विरोध करने का प्रयत्न हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक तो उसी में शुरू हो गई ना, लाला लाजपत राय, 1893-94 की है। अंग्रेज जब हमारी अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो इनके मन में आया होगा ना, नहीं अपने समाज को बचाना है तो अपनी बैंक चाहिए,
और इसलिए बैंक के उस समय इतना बड़ा विषय खड़ा करना, इतना विषय आगे ले जाना दिखता है। तो धीरे धीरे हमारी उस प्रकार की लड़ाई में हम लोग चल रहे थे। कुछ अच्छे किस्से पढ़ने को मिलते हैं। मैं बंगाल में रहा हूं तो मुझे मालूम है, बंगाल में एक नाम आता है डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। ये अपने देश के सेकंड एमडी है। विदेश में जाकर एमडी पढ़ के आए हुए ऐसे दूसरे व्यक्ति है। पहले एक व्यक्ति होगा, ये दूसरे प्रकार का, बड़ा तेज तर्रार। अंग्रेजों ने देखा ये पढ़ा लिखा भी है, थोड़ा बुद्धिमान है, चतुर है, तो अंग्रेजों ने इसका उपयोग अपने दृष्टि से करने के लिए उनका, जैसे ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन है वैसा उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाया, जो आज हम IMA कहते हैं, वो उन्होंने स्थापन किया हुआ बनाया। उसका पहला सेक्रेटरी फाउंडर वो है। अंग्रेजों ने महेंद्रलाल सरकार को मिशन दिया कि आप हमारे एजेंडे पर चलेंगे, तो उनका एजेंडा में था कि आप होम्योपैथी को गाली देना पड़ेगा। उस समय हमारे देश में होम्योपैथी भी अच्छी चलती थी, मेडिसिन में इस प्रकार की मान्यता भी थी, और कलकत्ता एरिया में तो बहुत ज्यादा है, बंगाल में तो काफी बड़ी मात्रा में दिखाई देती। तो महेंद्रलाल सरकार ने ठीक है, तो एक प्रकार से उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, इतने बड़े देश में काम करने का, अंग्रेजों का समर्थन दिखता है, तो उन्होंने लाइन पकड़ ली, उस लाइन पर बोलते गए। एक दिन क्या हो गया, एक पेशेंट आया उनके पास। पेशेंट का जो एक प्रकार से प्रयत्न था उन्होंने लंबा किया, पेशेंट कहीं सुधार नहीं हो रहा था, तो उनको लगा इसको तो बचाना मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक बार इच्छा थी इसको होम्योपैथी डॉक्टर के पास भेज दो। तो उन्होंने अपने एक परिचित होम्योपैथी डॉक्टर के पास उसको भेज दिया। आश्चर्य हुआ, वो पेशेंट ठीक हो गया। और पेशेंट ठीक होने के कारण महेंद्रलाल सरकार को लगा मैं अकारण की गाली मार रहा हूँ इनको, ये भी तो एक पद्धति है ना, ये भी तो साइंस है, विकसित साइंस है। होम्योपैथी कोई साइंस नहीं है, साइंस भी है तो उसके पीछे। तो उनके मन में आया कि मैं अकारण गाली मारता हूं, तो उन्होंने अंग्रेजों से दूर जाना शुरू कर दिया। केवल दूर जाना शुरू कर दिया ऐसा नहीं, बाद में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना काम सिद्ध करने के लिए इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस ये संस्था बनाई, जिसके कारण हमको देश के PC रे मिल गए, मेघनाथ शाह मिल गए, अलग अलग प्रकार के देश के पहले साइंटिस्ट उस लैब से मिले। वो स्वयं की पूरी एक प्रकार से उन्होंने अपनी पूंजी उसमें लगा दी, उसके द्वारा चलाने वाले ये काम उन्होंने करते थे। और उनका स्पिरिट हमको मालूम है, उस समय के जो साइंटिस्ट लोग हैं उनके मन में भी ये लड़ाई का प्रकार पक्का है। PC रे ने हिंदू केमिस्ट्री लिखते समय उनके मन में पक्का है ये हमारा चिंतन है, हिंदू की नाम पे, हिंदू शब्दों के आधार पर हिंदू के चिंतन का भी भाग है इसके आधार। उस प्रकार की संस्था का निर्माण हमको दिखाई देता है। अंग्रेजों ने जो हमारे देश पर एक व्यवस्था लादने का प्रयत्न किया, अपनी व्यवस्था तोड़ने का प्रयत्न किया, उसका बोध उसमें से दिखाई देता है इस प्रकार के प्रसंग के कारण। जरूर हम लोग 15 अगस्त 1947 को अनेक प्रकार के प्रयासों के बाद सामने आए, स्वतंत्र हुए। अपनी स्व की लड़ाई अंग्रेजों के केवल पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर के लिए नहीं थी कि अंग्रेज जाएंगे हमारे लोग आएंगे, इतना ही नहीं थी। हमारी लड़ाई है हमारे समाज की रचना हमारे विचार से चलने वाली बने, हमारी अपनी हो, हमारे पूर्व के आधार पर चलने वाला जो विषय था दुनिया के साथ चलने देखने का, प्रकृति के साथ देखने का, ऐसे विषयों के साथ फिर से खड़ी हो, ये हमारी इच्छा है। तो केवल पॉलिटिकल पावर के नाते हम उसको देखते नहीं है, हम देखते कि मिशन चल रहा है कि नहीं, आगे चलना है कि नहीं। तो जरूर हम तो अपने राज्य के लोग आगे ऐसा मानते हैं, लेकिन 75 साल में हमारा अनुभव क्या रहा कि नहीं, हम अभी भी अपने साथ अपने विषय खड़े करने में थोड़े पीछे हैं। हमारी स्व की लड़ाई अभी भी जारी है। स्वाधीनता आई है, स्वराज्य आना बाकी है। हमारे स्वतंत्रता दिखाई देती है, स्वराज्य बाकी है। अब स्वराज्य लाना है, क्या करना है? तो पहली बात है कि अपने देश के बारे में सारे लोगों के बीच में हमको कुछ जागृति लानी पड़ेगी। मैं शायद यहां बोलने में कष्ट नहीं है, प्रधानमंत्री ने अभी 5 प्रणों की बात की है, आप लोगों ने शायद उसको समझने की चेष्टा की होगी। एक मिशन है उसके पीछे, प्रधानमंत्री कुछ सोचकर हमको हमारे सामने देने का प्रयत्न किया। सभी देश के प्रमुख लोगों के मन में यही विषय आता है जो प्रधानमंत्री बोले हैं। पहला चित्र कौन सा दिया उन्होंने? कहा विकसित भारत। आज की परिस्थिति में मुझे देश आगे ले जाने का क्रम करना है, नहीं क्या करना है, मेरे फील्ड में करनी है क्या है, मेरे जीवन में करनी है क्या है।
मेरे क्षेत्र में करणीय क्या है, इसका संकल्प सब में जगाना पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने कही है, गुलामी के मानसिकता से पूर्ण मुक्ति। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। आज भी हमारे अनेक सिस्टम का आधार ये गुलामी की मानसिकता है। प्रशासन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था हो, संविधान की व्यवस्था हो, हमारे देश के अनेक व्यवस्था के आज रूल देखते ना कितने, आज भी आपको सबको अनुभव आता होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं रहता है, वो जिसका चलाता है उसकी चलती है, ऐसे दिखाई देता है। हमारा ऐसा नहीं था, हमको न्याय देने की नई पद्धति, हम अपने आप डिसेंट्रलाइज पद्धति। तो गुलामी की मानसिकता से पूर्ण मुक्ति। तीसरी बात उन्होंने कही है, विरासत पर गर्व। जो अपना पूर्वक था वो महत्वपूर्ण था, उसका योगदान है, उसके कारण हम यहां तक आए, उसके कारण हमारे साथ एक गरिमा में हमारी गरिमा जुड़ती है, गर्व जुड़ता है। उसको समझना, उसको आगे ले जाने का प्रयत्न कर, रिफाइन करके, ऐसा नहीं वही का वही ले जाना, उसको रिफॉर्म करना, रिफाइन करना, अच्छा बनाना, वो ले जाने की आवश्यकता है। एकता और एकात्मता, ये चौथा विषय उन्होंने कहा है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और पांचवा विषय उन्होंने कहा, संविधान के अंतर्गत नागरिक कर्तव्य बोध। मुझे लगता है क्या आने वाले दिनों में अपने देश के स्व को आगे बढ़ाने के दृष्टि से हमारे मन में कुछ विषय आता है क्या? प्रधानमंत्री ने जो प्रण देने का प्रयत्न किया है उसमें से किसी एक विषय को अपने जीवन में ले जाने का प्रयत्न कर सकते हैं क्या? जरूर हमारा देश आगे बढ़ा है, हमारा देश आगे जा रहा है, ये दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ कमी अभी भी है। अभी भी हमारे यहाँ पर अशिक्षा है, अभी भी बीपीएल बहुत है, अभी भी हमारे यहाँ पर गरीबी की नई नई रेखाएं दिखती है, अभी भी हमारे देश में जाति के संघर्ष चलते हैं, जेंडर इक्वलिटी के प्रगति में अभी भी दिखता है, भ्रष्टाचार हिंसाचार का स्तर कभी कभी अचानक सामने आते हुए दिखता है। आपसी एकात्मता के हम अनुभव करते ना, मणिपुर कुकी में क्या हो रहा है, कुकी मैती में अभी भी हमको उस स्तर पर कितना बड़ा काम करने की आवश्यकता है वो ध्यान में आती है। तो चैलेंजेस अपने सामने हैं। तो आज की परिस्थिति में स्व के नाते क्या करना, ये हमको तय करना पड़ेगा। दूसरा ध्यान में क्या आता है, कुछ नई चीजें हमको ऐड करके चलनी पड़ेगी। देश को विकसित करना है, देश आज की परिस्थिति युगानुकूल, देशानुकूल, समयानुकूल, ऐसे तीन चीजें कहते हैं ना लोग। परिवर्तन के लिए तीन चीजें पर ध्यान देना पड़ता है, देशानुकूल, युगानुकूल और समयानुकूल। समय के साथ चलना पड़ता है, देश पीछे नहीं जा सकता है, देश को आगे ले जाने वाला चाहिए, देश के अनुकूल चाहिए, देश हित प्रथम है। ऐसा नहीं कह रहे कि हम ये करते समय देश हित छोड़ दो, हमारा हित प्रथम है, देश बचेगा तो समाज बचने वाला है। और युग तो हमारा साथ में ही, जिसके बारे में हम पहले से चलते आ रहे हैं, हम जानते कि उसके बारे में हमारा दृष्टि पक्की है। क्या ऐसे नए विषयों को हम खड़े करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं क्या? नए पीढ़ी को आगाह कर सकते हैं क्या कि आपकी ये दिशा है, आपकी स्व की यात्रा दुनिया की दृष्टि से ये है। पर्यावरण विषय पहले महत्वपूर्ण नहीं था, आज ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले शायद उसकी आवश्यकता कम लगती थी, आज ज्यादा आवश्यक लग रही है। क्यों? जनसंख्या ज्यादा हुई है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। हम उस पर बोल सकते हैं क्या? लोगों के जीवन में मिशन खड़ा कर सकते हैं क्या? उस पर काम करने वाला बड़ा वर्ग समाज में खड़ा कर सकते हैं क्या? तब हमारा स्व आगे जा सकता है। समाज में कुछ ग्रीवेंसेस है, समाज में कुछ चिंतन के विषय है। वुमन ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, एडिक्शन बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पर लेबर माइग्रेशन एक बड़ा विषय दिखाई देता है। क्या ऐसे फील्ड में हम समाज के नाते काम नहीं करेंगे? अगर हम विकसित दिशा में जाने वाले हैं तो ये हमारे एरिया ऑफ फील्ड नहीं हो सकते क्या काम करने की दृष्टि से? देश आगे ले जाने तो ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, हमको करनी है बातों में आता है। कुछ समाज के भविष्य के विषय, उसके बारे में हमको आज से प्रयत्न करने पड़ेंगे। केवल अपनी पीढ़ी के अंतर्गत विचार करना नहीं है, आने वाले पीढ़ी की पूर्व तैयारी करना, ये हर पीढ़ी का काम रहता है। वो हमारे यहाँ पर चलते आ रहा है, आज वो भूल नहीं रहे। तो क्या हमारे अगले पीढ़ी को उस दृष्टि से कैपेबल बनाना हम कर सकते हैं क्या? हमारी न्यूक्लियर फैमिली हो गई, तो न्यूक्लियर फैमिली में संस्कार की दिशा कैसी रहेगी, ये हम तय करके दे सकते हैं क्या? पहले तो हम एकत्रित रहे, मिलकर रहे, तो हमको कुछ कष्ट नहीं था, हमारे पास वो ट्रेजर अपने आप आ गए। लेकिन जितना न्यूक्लियर होता है उसको अलग प्रयत्न देने पड़ते हैं क्या? उसके लिए कुछ नई व्यवस्था के द्वारा जा सकते हैं क्या? समाज में टेक्नोलॉजी बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, नानो टेक्नोलॉजी आ रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है, अलग अलग प्रकार के विषय बहुत बड़े बढ़ने वाले हैं।
तो क्या हम ऐसे विषयों के लिए अपने समाज में काम करने वाले कुछ लोगों को उद्यमित करने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं क्या? दुनिया के साथ चल रहे हैं तो हमको ये करना ही पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी ड्रोन नहीं बनाएंगे, हमको अपने ड्रोन सर्विसेज डेवलप करनी पड़ेगी। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना मॉडल देना पड़ेगा दुनिया के सामने। हम दिया है ना, कंप्यूटर में अपना मॉडल दिया है। अभी अभी हमको मालूम है, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, एक 2-3 मार्च को अपने देश में टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा एक लेख आया था। उस लेख में कहा था कि क्या कारण है कि अभी एक लहर चल पड़ी है दुनिया में। जितने बड़े बड़े एमएनसीज है, बड़े बड़े संस्थान है, वो भारतीय आदमी को चुनकर उसका प्रमुख बना रहे। नाम आपको मालूम है अनेक प्रकार। क्या कारण क्या है? तो कहता है कि दुनिया एक क्राइसिस से जा रही है, वो लेखक ने लिखा है। और वो क्राइसिस में अनुभव कर रही है कि भारत का जो व्यक्ति है, जो युवा व्यक्ति है, उसके पास इस प्रकार का पोटेंशियल है। वो प्रतिकूलता में पक्का खड़ा रहता है, सामूहिकता से काम करता है, इमोशनल अपना एक प्रकार से मोटिवेशन पर काम करने की ताकत रखता है, डिजाइन बड़ा दूरगामी डिजाइन पर चलने की उसकी इच्छा रखती है। ऐसे व्यक्ति ही समाज को आगे ले जा सकते हैं। वो अनुभव कर रहे हैं। क्या हमारे देश में हम अपनी युवा पीढ़ी पर इस प्रकार का विश्वास नहीं अनुभव करेंगे क्या? हमारे नई पीढ़ी पर हमको विश्वास से आगे बढ़ाने की चेष्टा करनी नहीं पड़ेगी क्या? हमको सोचना पड़ेगा। अभी आज की परिस्थिति में हमारे स्व को विकसित करना, उद्बोधित करना, तेजस्वी करना, ये ज्यादा बड़ा काम हमारे तरफ आता है। बड़ी यात्रा है, लंबी यात्रा है, और इस यात्रा के प्रति समाज में उस प्रकार की जागृति लाने की आवश्यकता है। कुछ आक्रमण दुनिया के हमारे सामने, पहले शायद आक्रमण के प्रकार तो डायरेक्ट थे, मुसलमान अंग्रेजों का आक्रमण था। आजकल डायरेक्ट आक्रमण तो नहीं रहेगा, तो कोई आक्रमण के प्रकार में हमको दिखाई देता है। कोई एक प्रकार से कल्चरल मार्क्सिज्म कहते हैं, अर्बन नक्सलवाद कहते हैं, जमीन पर दिखता है कुछ कुछ जगह पर। कोई ग्लोबल मार्केट के नाम पर दुनिया में एक प्रकार से चित्र अपने आर्थिक केंद्रीयता लाने का प्रयत्न करते हुए दिखाई देता है। हम देख रहे हैं ना, भारत के बारे में कुछ सर्वे ऐसे मैनिपुलेट किए जाते हैं कि जिसको भारत आगे बढ़ रहा है, इसकी इमेज डाउन करने के लिए हमको पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नीचे दिखाते हैं। 2-3 सर्वे आप लोगों ने देखे होंगे बीच में। क्या कारण है ऐसे सर्वे दिखा? वो तो भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। हमारे देश का आत्मविश्वास को समाप्त करने की चेष्टा उसमें से दिखाई देती है। तो क्या ऐसे विषयों को जागृति लाने का काम हमको करना है? रेडिकल फोर्सेस बड़ी मात्रा में अपने देश में बार बार जागरूक होते हुए दिखता है, तो क्या इस पर समाज का काम नहीं है क्या? हमारे देश की धर्म व्यवस्था तोड़ने के प्रयत्न होते हैं। आजकल ये मीडिया का बहुत बड़ा एक चक्र आ गया है। मीडिया एज ए विपन हो गया है। पहले केवल हमको लगता था एंटरटेनमेंट है, केवल एंटरटेनमेंट नहीं रहा, तो विपन के नाते आ गया है, शस्त्र बन गया है, शस्त्र के नाते उसका उपयोग हो रहा है। तो नए पीढ़ी को ऐसे शस्त्र के द्वारा अपने आप को बचाना और उस शस्त्र के आधार पर शत्रु को समाप्त करने की व्यवस्था खड़ी करना, इस पर हम काम कर सकते हैं क्या? तब हमारा देश का स्व सही दिशा में जाएगा। हर समय अपने अपने पीढ़ी ने उस प्रकार के काम किया है। जब रावण आया तो राम खड़े हो गए, जब कंस आया तो श्री कृष्ण खड़े हो गए, जब औरंगजेब आया तो शिवाजी महाराज, राणा प्रताप खड़े हो गए। आज अपने सामने शत्रु के नाते विविध शत्रु दिखते हैं। ऐसे समय में समाज के जागृति का स्तर, सक्रियता का स्तर, उस स्तर पर लेकर जाना, यही उसका उत्तर है। हमारी भाषा में हम संघ में कहते हैं संघ शक्ति कलियुग है, यही उसका उत्तर है। जन सामान्य को उस दृष्टि से उद्बोधित करना, सक्रिय करना, नेटवर्किंग करना, जोड़कर रखना, समाज में अच्छे काम करने वाले लोगों को नेटवर्किंग करके जोड़कर लेकर चलना। मुझे लगता है हमारी स्व की यात्रा और अच्छी करने का ये विशेष कालावधि है। और अब हम अनुभव कर रहे हैं कि जो विचार लेकर हम चले थे, जो व्यवस्था व्यवहार लेकर हम चले थे, जो प्रयोग हमने दुनिया के सामने कहे थे, इतने सारे नुकसान के बाद भी, इतने सारे पतन के बाद भी हम फिर से खड़े हो रहे हैं। 75 साल में हमने आगे जाना शुरू कर दिया है, गत 15-20 साल में विशेष। और उसके कारण दुनिया के सामान्य देशों में, सामान्य समाज में एक आस्था जग रही है कि भारत का नेतृत्व खड़ा होना चाहिए। अमेरिका, चाइना के साथ वो लोग जाना नहीं चाहते, वो तो उनको राक्षस रूप में देखते हैं। उनको मालूम है ये राक्षसी वृत्ति है, कभी ना कभी हमको खा जाएगी, हमको निचोड़ कर फेंक देगी, शोषण करके रख देगी। वो भारत के नेतृत्व के प्रति आश्वस्त है। क्या हम उस नेतृत्व को, भारतीय नेतृत्व को, भारत के विषयों को, भारत के व्यवहार को, भारत के चिंतन को उस प्रकार के बनाने की प्रक्रिया में रहे? मुझे लगता है आज का स्व का बोध हमको इसी दिशा में आग्रह करता है। हम सब लोग इसकी पूर्ति के लिए अपने आप को आगे लगकर जोड़े। इतना ही प्रार्थना करके मेरा कथन में यहाँ समाप्त करता हूं।
सजेशन आई थिंक एडिशन हो सकती है, नॉट नेसेसरी। किसी के मन में कोई जोड़ना है, बताना ना है, हो कोई दुविधा, एडिशन, सजेशन, इंफॉर्मेशन, इन कोई भी अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज का हमें मार्गदर्शन मिला है भारत के उत्थान के लिए। किसी के मन में भी कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो, कोई विचार हो, कोई सुझाव हो, और जहाँ कोई ऐसा हो कि मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ, खड़े होकर अपने साथ माइक